अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्टिविटी रेशोज के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं जो रेशोज को लेकर स्पेशली पहले से ही अपलोड हो चुके हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्टिविटी रेशोज, जिसको हम टर्नओवर रेशोज भी कह सकते हैं। तो these ratios are calculated on the basis of number one, cost of revenue from operations या revenue from operations। cost of revenue from operations को हम cost of goods sold भी कह सकते हैं। revenue from operations को हम net sale भी कह सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, जब जब हमको एक्टिविटीज रेशो फाइंड आउट करने होंगे या तो हमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की हेल्प लेनी होगी या हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की हेल्प लेनी होगी। तो टर्नओवर रेशोज फाइंड आउट करने से हमको क्या पता लगता है, हमको ये पता लगता है कि वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री का हम कितना अच्छे तरह से यूज कर पा रहे हैं सेल को करने के लिए। मतलब these ratios indicates how efficiently the working capital and inventory is being used to obtain revenue from operations। सेल करने के अंदर वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री का कितना अच्छे तरह से प्रयोग किया जा रहा है, कितना कुशल तरीके से, कितना एफिशिएंट तरीके से हम वर्किंग कैपिटल का और इन्वेंट्री का यूज कर पा रहे हैं। टर्नओवर रेशोज के लिए हमको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ये रेशोज हायर है तो इसका मतलब है कि कैपिटल रिसोर्सेज का हम बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। अगर ये रेशोज ज्यादा है और उससे भी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी कैपिटल का, रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, सेल हमारी काफी अच्छी हो रही होगी। अगर सेल हमारी काफी अच्छी हो रही होगी तो इसका मतलब है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी। प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए डेफिनेटली इन रेशोज का ज्यादा होना बहुत अच्छा है। तो रेशो ज्यादा होना मतलब हम अपने कैपिटल का, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन टर्नओवर रेशोज के अंडर में हमको कौन कौन से 4 रेशोज स्टडी करने होंगे। सबसे पहले हमारा जो रेशो है वो है इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ये वाली लाइन आपको यहां लिखनी है और नीचे क्या लिखना है आपको, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक लिखना है आपको नीचे। एवरेज स्टॉक का क्या मतलब है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक उनका एवरेज। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बिलो 2, मतलब एवरेज करके हमको यहाँ पे एवरेज स्टॉक को लिखना है और हमारा ये आंसर किस में आने वाला है, टाइम्स में आने वाला है। तो ये रेशो हमको ये इंडिकेट करता है कि हम अपने स्टॉक का कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं, हम अपने स्टॉक का कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। ये जितना टाइम्स में ज्यादा आएगा हमारे लिए अच्छा है, फर्म के लिए अच्छा होता है। दूसरा हमारा रेशो है डेटर्स टर्नओवर रेशो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हमको ऊपर क्या यूज करना है, नेट क्रेडिट सेल। क्या यूज करना है, नेट क्रेडिट सेल। नीचे क्या लिखना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर मैं बिल रिसीवेबल्स की भी बात कर रहा हूं और डेटर्स की भी बात कर रहा हूं। मतलब ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, इन सब का मुझे क्या करना है, एवरेज करना है। एवरेज करने के बाद मुझे कहां लिखना है, यहां लिखना है। ये आंसर भी हमारा टाइम्स में आने वाला है, ये रेशो भी हमारा टाइम्स में आने वाला है। ये रेशो भी जितना ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि हम डेटर से बहुत जल्दी पैसा रिकवर कर लेते हैं। इस रेशो को फाइंड आउट करने के बाद हमको एक फॉर्मूला और भी यूज करना होता है, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो इस फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के बाद ही हम बना पाते हैं।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट रेशो, दैट इज अ क्रेडिटर्स या पेबल टर्नओवर रेशो। जिस तरह से डेटर टर्नओवर रेशो के अंदर हमने नेट क्रेडिट सेल का यूज किया है, उसी तरह से हमको यहां पर नेट क्रेडिट परचेज का यूज करना है, क्योंकि क्रेडिटर्स का रिलेशन हमारी परचेज के साथ होता है, वो भी कौन सी परचेज, उधार वाली। तो इसलिए यहां पर हमने नेट क्रेडिट परचेज का यूज किया है। नीचे क्या लिखना है, एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स को कैसे निकालना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग बीपी, इन चारों का हमें एवरेज करना होता है। ये आंसर भी हमारा टाइम्स में आने वाला है। मैंने आपको डेटर्स टर्नओवर रेशो में क्या बताया था, हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट करना होता है, एवरेज कलेक्शन, क्योंकि हम डेटर से क्या करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। क्रेडिटर्स को क्या करते होंगे, हम पेमेंट करते होंगे, तो यहां पर हमको एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना होता है। एवरेज पेमेंट पीरियड आप तभी निकाल पाओगे जब हम ये फॉर्मूला यूज करके टाइम्स में आंसर निकाल देंगे। तो इस रेशो के बिहाफ पर हमको ये पता लग पाता है कि हम क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पेमेंट कर देते हैं। ये रेशो भी जितना ज्यादा होगा हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब है कि हम क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट कर देते हैं। अब सोच कर देखिए कि जिन लोगों को हम टाइम पर पेमेंट कर देते होंगे, उन लोगों की नजर में हम अच्छे माने जाते हैं। तो ये रेशो जितना ज्यादा होगा हमारे लिए अच्छा है, हमारी गुडविल अच्छी रहती है, क्रेडिट वर्दीनेस हमारी बनी रहती है, अगली बार हम उन लोगों से और भी अच्छे से उधार ले पाएंगे। नेक्स्ट हमारा रेशो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के अंदर सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूं कि हमको यहां पर नेट सेल यूज करनी होती है। नेट सेल के अंदर कैश सेल भी आ गई, क्रेडिट सेल भी आ गई। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेट सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल दोनों से मिलकर बनी होती है। तो यहां पर ऊपर हमको क्या लिखना है, ऊपर हमको नेट सेल लिखनी है और नीचे क्या लिखना है, वर्किंग कैपिटल लिखनी है। तो ये रेशो भी हमारा टाइम्स में आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशोस के अंदर हमने सबसे खास बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैंने इस रेशो में यूज किया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स को मैंने यहां यूज किया है। यहां पर मैंने नेट क्रेडिट सेल को यूज किया है, यहां पर मैंने नेट क्रेडिट परचेज को यूज किया है। तो इस फॉर्मूलाज के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं मैं आपको आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, या जिसको हम इनकम रेशोज भी कह सकते हैं। देखिए, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। अगर आपको किसी बिजनेस की मेजरमेंट करनी है तो आप प्रॉफिट्स को देख लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस सही चल रहा है। तो प्रॉफिट होने का मतलब है कि हम सरवाइव कर पाएंगे, बिजनेस को एक्सपेंड भी कर पाएंगे। प्रॉफिट होने का मतलब ये भी होता है कि हमारी सेल अच्छी हो रही है, कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई भी कर पा रहे हैं। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, मुझे पता लगेगा उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को देखकर, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट तो तभी होंगे ना जब सेल हो रही होगी। सेल हो रही होगी तो मतलब प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा होगा। तो डेफिनेटली ये रेशोज फाइंड आउट करने का चक्कर क्या होता है, हम एक कंपनी की प्रॉफिट्स के वेरियस एस्पेक्ट को मेजर करना चाहते हैं। क्योंकि प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकता है। मुझे देखिए कितने सारे प्रॉफिट्स को मेजर करना है। अगर आपको एक प्रॉफिट के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को मेजर करना है तो डेफिनेटली हमारे लिए ये रेशोस फाइंड आउट करना बहुत अच्छा है। इस रेशोस की हेल्प से हमको ये पता चल जाता है कि हमारी सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट हम कमा पा रहे हैं, मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। या हमको ये भी पता लग जाता है कि हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो किस रीजन से बढ़ रहे हैं, अगर हमारे प्रॉफिट गिर रहे हैं तो उसके पीछे का भी कारण हमको पता लग जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को या इनकम रेशोज को हम कौन से 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको अभी 5 पार्ट्स डिस्कस करने होंगे। सबसे पहला है हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट के बारे में हम सबने सुना है, जब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग हमको लास्ट में आकर या तो ग्रोस प्रॉफिट आता है
या ग्रॉस लॉस आता है। हम उसी ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रखना है, नीचे नेट सेल रखनी है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में निकलने वाला है, परसेंटेज में। अब इसका कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है कितना परसेंट होना चाहिए, पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट इतने होने चाहिए कि हम अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस, लोगों को डिविडेंड पे कर पाएं, कुछ और एक्सपेंसेस को हम अफोर्ड कर पाएं, और उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट भी बच जाए। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास अच्छा होना चाहिए, एक्सपेंसेस पे करने की भी उसमें हिम्मत होनी चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे क्या लिखा मैंने, नेट सेल इनटू 100 करके, ये आंसर डेफिनेटली हमारा परसेंटेज में आने वाला है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की तरह ही मैंने अगला रेशो लिखा है नेट प्रॉफिट रेशो। इस रेशो में क्या था, जीपी, इसमें क्या रहेगा, एनपी। एनपी बोले तो नेट प्रॉफिट। यहां पे जो नेट प्रॉफिट हमने यूज करना है वो आफ्टर टैक्स वाला यूज करना है, नीचे नेट सेल ही यूज होगा इनटू 100। ये आंसर भी हमारा परसेंटेज में आने वाला है। इसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चल जाता है कि नेट सेल्स की टक्कर के अंदर हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने हुए हैं, जीपी एनपी, जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ये दोनों अलग अलग हैं, हम हमेशा इन दोनों रेशो को एक ही मान लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोनों अलग हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के अंदर तो मुझे क्या यूज करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज करना है, और नीचे क्या लिखना है, नेट सेल यूज करनी है। बट यहां पर इस रेशो का नाम देखिए ऑपरेटिंग रेशो, यहां पे मुझे क्या यूज करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं। जितनी मैंने गुड्स सेल की है ना उसकी लागत, जितनी गुड्स मैंने सेल की है उसकी कॉस्ट, ये मेरे को यहां लिखनी होती है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। नीचे क्या लिखना है, नेट सेल, इनटू में क्या करना है, 100 करना है। जैसे इन दोनों फॉर्मूलाज के अंदर मैंने 100 लिखा, यहां पे भी मुझे 100 मल्टीप्लाई करके आंसर मुझे परसेंटेज में लेकर आना है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बारे में। ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे नेट सेल इनटू 100, ये आंसर भी परसेंटेज में आएगा। इन तीनों रेशोज को देखिए बिल्कुल सेम है, जैसा नेम वैसा रेशो। जीपी रेशो जीपी रखा, नेट प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट रखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेम था तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने ऊपर रख दिया। ये 4 रेशो डिस्कस करने के बाद अब हम 5th रेशो डिस्कस करते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम ROI शॉर्टकट में बोलते हैं। इसी रेशो के 3 नेम और भी हैं। रेट ऑफ रिटर्न इसी का नेम है, रेट ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इसी का नेम है, यील्ड ऑन कैपिटल, यील्ड ऑन कैपिटल ये भी इसी रेशो का नेम है। फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। इस फॉर्मूले को भी हमको फाइंड आउट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, रेशो हमको जो भी निकालना है परसेंटेज में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड पे करने से पहले वाला प्रॉफिट हमको ऊपर लिखना होता है, नीचे क्या लिखना है, कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब है कि जितनी कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है, इनटू क्या करना है हमको 100 हमको वैसे राइट साइड में लिखना होता है, यहां पर स्पेस राइट साइड में नहीं था तो मैंने 100 को मल्टीप्लाई में यहां लिख दिया है। तो ये है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन फॉर्मूलाज की डिटेल क्या है, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, इसमें क्या क्या आता है, हम आने वाली वीडियोस के अंदर इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिकल, और ये फॉर्मूलाज थोड़े से और डिटेल में हम तभी स्टडी कर पाएंगे। आई होप आपको ये रेशोज समझ में आ रहे होंगे। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा पीछे से कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।